सो हेलो क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और क्लास 10th में आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी आपने, क्लास 10th की इस तैयारी, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपको सोशल साइंस से रिलेटेड चारों सब्जेक्ट के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। बस आपको करना एक चीज़ है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग, ठीक है। ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखो, पावर शेयरिंग होती है, जैसे मान लो आपके क्लास में वोटिंग हुई, ठीक है। आपके क्लास में वोटिंग हुई, एक मॉनिटर बना, ठीक है। एक मॉनिटर बना, एक लड़का, ठीक है। एक लड़का मॉनिटर बन गया। अब इसके पास सारी पावर आ गई, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अपनी पावर ना 2-3 बच्चों में और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर आ गई थी, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। अब एक ही लड़का क्या-क्या करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 लड़कों में अलग-अलग। मीन्स ये डिसिप्लिन कॉप हो गया, ये डिसिप्लिन मॉनिटर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया जो आपका ड्रेस चेक करता है, ये हो गया। और अटेंडेंस का मॉनिटर ये हो गया, जो अटेंडेंस चेक करता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसने जो इसकी जो पावर थी, इसने 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इन 3 बच्चों में इसने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पे क्लास के लिए बात करने तो आए नहीं है, ठीक है। तो हम किसके लिए बात करने आए हैं, हम किस क्या सीखेंगे आज। आज हम सीखेंगे कि पावर शेयरिंग जो होती है वो हमारे गवर्नमेंट में कैसी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट में हमारी जो पावर शेयरिंग होती है वो कैसे होती है, और ठीक है, और हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका का, ठीक है, कि यहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे हुई। दूसरा बात हम देखेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में। अब यहाँ पे आपको मेजोरिटिज्म का मतलब हम वहाँ पे समझाएंगे आपको, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे टॉपिक एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। ये भी टॉपिक एकोमोडेशन का मतलब आपको वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इतना सब कुछ हम देख रहे हैं तो हम ये भी देख लेंगे कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, डिजायरेबल या अच्छी क्यों होती है, ठीक है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम देखेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग कैसे कैसे हो सकती है। 4 तरीके से होती है पावर शेयरिंग, ठीक है। वो हम चारों तरीके देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। हमारा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी कहानी स्टार्ट होती है बेल्जियम से। देखो ये बेल्जियम का मॉडल, ये एक वो है, ठीक है, हमने लगा रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये। तो बेल्जियम क्या है, एक कंट्री है यूरोप में। बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप। स्मॉलर पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन बहुत छोटी है इसकी पॉपुलेशन, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है वहाँ पे किस किस कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है वहाँ पे किस किस कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। देखो बेल्जियम यूरोप का एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन छोटी सी पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन अब हम देखते हैं, क्योंकि एथनिक कॉम्पोजिशन ही सब कुछ है यहाँ पे खेला, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन 59% जो लोग है पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। यानी ये जो येलो वाला एरिया है, ठीक है, ये जो येलो वाला एरिया है ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। फ्लेमिश रीजन उस रीजन का नाम है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट मेरा हो गया, ठीक है। तो उसी तरह ये आपका जो 59% पॉपुलेशन है इस कंट्री की, वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और क्या बोलती है, डच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 59% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। और क्या बोलती है, डच बोलती है, डच बोलती है, ठीक है। अब देखो 40% जो पॉपुलेशन है वो वोलोनिया में रहती है, ठीक है। वोलोनिया रीजन यानी ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो रेड एरिया है, ठीक है। 49% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहती है। 40% पॉपुलेशन, ठीक है। 40% पॉपुलेशन यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 40% पॉपुलेशन, ठीक है। कहाँ रहती है, वोलोनिया, वोलोनिया में रहती है। क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है, फ्रेंच बोलती है, ठीक है। और 1% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, वो पॉपुलेशन जो जर्मन स्पीक करती, जो यहाँ पे ये साइड में थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे ये लोग जर्मन बोलते हैं, 1% पॉपुलेशन, ठीक है।
पूरे कंट्री की बात ये रही। अब पूरी कंट्री को हमने देख लिया कि 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है, जो डच बोलती है। 40% पॉपुलेशन जो वोलोनिया रीजन में रहती है, वो फ्रेंच बोलती है, और 1% पॉपुलेशन जो जर्मन बोलती है यहाँ पे साइड में रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल जो है, ये जो यहाँ पे छोटा सा एक कैपिटल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, इसमें कहानी अलग है। कैपिटल में क्या होता है, ब्रसल्स में 80% पॉपुलेशन जो है इस फ्रेंच बोलती है, ठीक है। कंट्री में क्या था, सबसे ज्यादा कौन, 59% पॉपुलेशन डच बोलती थी, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच बोलते हैं लोग 80%, और 20% पॉपुलेशन जो है वो डच बोलती है। यानी जो पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी है, वो यहाँ पे कैपिटल में आके माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। यहीं पे पूरी कहानी होती है स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इसको समझ गए तो यहाँ पे आपकी ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, बट डच स्पीकिंग डिड नॉट गेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल लेटर, ठीक है। जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो कैपिटल में 80% पॉपुलेशन है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, और पूरे कंट्री में 40%, ठीक है। तो वो लोग बहुत रिच हैं और पावरफुल हैं इस कंट्री में। बट और जो डच पॉपुलेशन है, जो इस कंट्री में वो है, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी है, वो उन लोगों को ना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन है ना, बहुत बाद में मिला। क्योंकि फ्रेंच लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो इन लोगों का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ, इन लोगों को एजुकेशन सबसे पहले मिला। और जो डच लोग थे, ये माइनॉरिटीज हैं, तो इनको बाद में ये सब मिला, ठीक है। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 60s, मोस्टली इन ब्रसल्स। देखो अब क्या हुआ, अब ये देखते हुए कि पूरे कंट्री में तो डच ज़्यादा है, ठीक है, पूरे कंट्री में जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन ब्रसल्स में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है, और डच लोगों को ना एजुकेशन मिलता था, ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता था। तो इसकी वजह से ना दोनों कम्युनिटीज में टेंशन डेवलप हो गया, टेंशन होने लगे 1950 और 60s में, ठीक है। डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन कंट्रीज बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। डच, जैसा कि मैंने, डच पूरे कंट्रीज में ज़्यादा थे, मतलब पूरे कंट्री में 59% पॉपुलेशन डच की थी, लेकिन कैपिटल में सिर्फ 20% रहते थे, 80% फ्रेंच पीपल रहते थे, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब देखो, ये मैंने पहले बेल्जियम का देख लिया, अब हम श्रीलंका का देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हाल था, ठीक है। श्रीलंका, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया है ये, इंडिया है ये, इंडिया के यहाँ पे नीचे ये ऐसा ऐसा ये बना हुआ है, ठीक है। साउथ एशिया का कंट्री है हम, ठीक है। इन सॉरी, आइसलैंड है एशिया का। 2.2 करोड़ पॉपुलेशन इसकी, ठीक है, 2.2 करोड़ पॉपुलेशन है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन, जैसा कि मैंने उसमें देखा, हमने बेल्जियम वाले में देखा, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा था यहाँ पे, कैसे किस किस कल्चर के लोग रहते थे। दो तरीके के लोग रहते थे, एक सिंगली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, एक तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, ठीक है। सिंगली स्पीकिंग थी जो 74% थी, ठीक है। जो तमिल स्पीकिंग थी वो 18% थी, ठीक है, ठीक है। अब तमिल स्पीकिंग में भी दो तरीके के तमिल लोग थे, एक श्रीलंकन तमिल थे और एक इंडियन तमिल थे। श्रीलंकन तमिल कितने थे, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 13% पॉपुलेशन थी श्रीलंकन तमिल की, और जो इंडियन तमिल थे वो 5% थे। अब आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि श्रीलंका में इंडियन तमिल कहाँ से आ गए। तो जो जब हमारा जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेज ना हमारे यहाँ से जो साउथ इंडिया के लोग थे, उन लोगों को जबरदस्ती श्रीलंका ले जाते थे, श्रीलंका में क्या कराने के लिए, प्लांटेशन कराने के लिए। इसलिए जो इंडियन पॉपुलेशन जब यहाँ से हमारे साउथ इंडिया से गई श्रीलंका में, तो वहीं पे बस गई, और वही पॉपुलेशन यहाँ पे तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन में काउंट होने लगी, ठीक है। तमिल का समझ में आया, दो तरीके की इथनिक कॉम्पोजिशन थी, एक सिंगली स्पीकिंग था और एक तमिल स्पीकिंग था। तमिल स्पीकिंग में भी दो तरीके के लोग थे, एक इंडियन तमिल थे और एक श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, श्रीलंकन तमिल जो थे वो नॉर्थ ईस्ट में, यानी ये पूरा पार्ट, ये जो साइड में ये वाला है ना, ये वाला सब यहीं पे कंसंट्रेटेड थे। ये बीच में सिंगली पॉपुलेशन थी, ठीक है। ये जो बीच में व्हाइट और येलो कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंगली पॉपुलेशन रहती थी, जो सिंगली बोलते थे लोग, और साइड साइड में श्रीलंकन तमिल थे, ठीक है। और इंडियन तमिल, ये जो आपको ब्राउन कलर का लग रहा है, ये ब्राउन ब्राउन,
यहाँ पे इंडियन तमिल रहती थी बीच में, ठीक है। जो मोस्ट सिंगली स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे, यानी रिलीजन क्या था उनका, बुद्धिस्ट थे जो सिंगली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, और जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी श्रीलंका की वो हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है। 77% क्रिश्चियन थे, जो सिंगली और तमिल दोनों बोलते थे, 7%, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, इन बेल्जियम डच कम्युनिटी टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपने पिछले साइड साइड में देखा कि जो डच पीपल थे, जो डच लैंग्वेज वाले लोग थे, वो मेजोरिटीज में थे, ठीक है। डच पीपल जो 59% पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटीज में थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डच जो बेल्जियम में डच वाले जो लोग थे, डच कम्युनिटी के लोग, उन्होंने अपने मेजोरिटी का फायदा उठाया और जर्मन और जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उस पे अपने कुछ रूल्स थोपने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। रूल थोपने स्टार्ट कर दिए, जैसे इनको राइट टू एजुकेशन नहीं देना, या फिर इनसे कुछ राइट्स छीन लेना, ऐसे इन लोगों ने काम की, ठीक है। दिस वुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज एंड कुड लीड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अभी इसकी वजह से क्या हो सकता था, जब पॉपुलेशन के बीच में वो हो गया स्टार्ट होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा, तो ये कंट्री के पार्टीशन में भी की तरफ भी जा सकता था, जैसे हमारे कंट्री इंडिया में हुआ, रिलीजन के बेसिस पे हमारी कंट्री डिवाइड हुई, वैसे यहाँ पे भी हो सकता था, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज में, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में था दिक्कत, वहां पे डच और फ्रेंच के बीच में था, ठीक है। अब देखो इन श्रीलंका, देखो जैसे कि वहां पे हुआ बेल्जियम में, सेम दोनों कहानी सेम चल रही है। इन श्रीलंका सिंगली कम्युनिटीज आर इन मेजोरिटी, जैसा कि मैंने बताया सिंगली वहां पे मेजोरिटीज में थे श्रीलंका में, एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन अदर्स कम्युनिटी एंड कंट्री एज वेल। अब इन्होंने अपनी अपने जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, वो स्टार्ट कर थोपना स्टार्ट कर दिया, जो सिंगली तमिल थे, और जो श्रीलंकन तमिल थे, और जो इंडियन तमिल थे, ठीक है, उनके ऊपर इन्होंने अपना थोपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसा कि हर जगह होता है, जो मेजोरिटीज में होते हैं, जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, वो जो छोटे जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उन पे अपना अधिकार जताना, या फिर अब उन पे अपना रूल, या फिर उन पे अपना रेगुलेशन थोपना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ वही सेम सेम कंडीशन वहाँ पे भी हुई बेल्जियम में, जहाँ पे डच पीपल ने सेम काम किया, और यहाँ पे सिंगली ने सेम काम किया, सिंगली ने सेम काम किया, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या इन दोनों गवर्नमेंट ने, यानी जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी और जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, इन दोनों ने इस टेंशन जो डेवलप हुई थी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, उन दोनों कम्युनिटीज को, उन दोनों टेंशन को कैसे टैकल किया, यानी उनको कैसे समझाया और कौन सा रास्ता अपनाया, कैसे हैंडल किया इन सबको, ठीक है। ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक होता है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म का मतलब भी समझ में आता है, बिलीव दैट द majority community should be able to rule a country in which way it want। अब मेजोरिटिज्म का मतलब यही होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री को जैसे चाहे रूल कर सकती है, ठीक है। चाहे वो जो हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनको उनके जो विशेष हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनको हटा दे, उनको ना माने, सिर्फ जैसा चाहे वो वैसा रूल करे, ठीक है। अब यही कंडीशन यहाँ पे हुई। श्रीलंका जो था 1948 में इंडिपेंडेंट मिली, ठीक है। सिंगली कम्युनिटी जी थी, जो सिंगली स्पीकिंग कम्युनिटीज थी, वो डोमिनेंस पा गई ओवर गवर्नमेंट, ठीक है, बाई मेजोरिटी, ठीक है। अब जो मेजोरिटी में सिंगली कम्युनिटी थी, तो इसने क्या किया कि गवर्नमेंट में ही मेजोरिटी पा गई 1948 के बाद, जब इंडिपेंडेंट मिली उसको, तो ठीक है। लेड टू मेजोरिटिज्म एंड स्टेब्लिश सिंगली सुप्रीमेसी, ठीक है। आज जब भाई गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो गई सिंगली कम्युनिटी की, तो ये जो सुप्रीमेसी थी सिंगली की वो स्टेब्लिश हो गई वहां पे। अब इन्होंने 1959 में 1956 में एक एक्ट पास किया, जिससे इन्होंने सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। देखो अब सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तमिल लोगों को इग्नोर कर दिया, तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने और दो तीन काम किए, जैसे एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, जैसे यूनिवर्सिटी में आपको अगर एग्जाम वो चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो उसमें भी सिंगली को प्रेफरेंस मिली, सिंगली स्पीकिंग पॉपुलेशन को। गवर्नमेंट जॉब्स में सिंगली स्पीकिंग पॉपुलेशन को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया 1956 48 के बाद, वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करता था। जो देखो जैसे सिंगली स्पीकिंग थे वो
लाइक बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते थे, ठीक है? तो बुद्धिज़्म को फ़ॉलो उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और बुद्धिज़्म को नेशनल रिलीजन बना दिया यहाँ पे, ठीक है? All these measures from government increase the feeling of ignorance among श्रीलंकन तमिल। अब इतने सारे जो मेजर लिए जा रही थी गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी सिंगलीज की, इन्होंने ना श्रीलंकन तमिल में इग्नोरेंस की भावना जगा जगा दी, ठीक है, कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। श्रीलंकन तमिल माइनॉरिटीज में थे, 18% टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो इनको लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है भाई, जो भी लॉ आ रहे हैं, जो भी अ, बनाया जा रहा है, सब वही अपने लिए बना रहे हैं, हमें इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तमिल फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देयर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब जो तमिल पॉपुलेशन थी वो उसको ये फील हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो हमारे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रही है, यानी उसको कोई महत्व नहीं दे रही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट जो हमारे सिंगली तमिल पॉपुलेशन थी उनको ये फील हुआ, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंगली एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब ये जितने सारे पीछा भी हुए कि उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें ये किया, उन्होंने वो किया, ठीक है, वो सब कुछ ना एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले गया इस कंट्री को, श्रीलंका को, अ, जो एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कैसे हुआ ये, ठीक है। श्रीलंकन तमिल लॉन्च स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो श्रीलंकन तमिल थे ना, इन्होंने स्ट्रगल यानी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तमिल को ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ठीक है। फॉर रिलीजन रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सिक्योरिंग एजुकेशन इन एजुकेशन एंड जॉब। इन्होंने मूवमेंट किसके किसके लिए स्टार्ट किया था देख लो आप, ठीक है। मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था एक तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। इनकी डिमांड क्या थी कि तमिल तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दो, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में, ठीक है। सॉरी। ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। जो इनकी तीसरी डिमांड थी कि जो श्रीलंकन तमिल है, जो श्रीलंकन तमिल का एरिया है, मींस ये जो श्रीलंकन तमिल का एरिया है, ये जो लास्ट में ये वाला कोने में एरिया है, ये वाला, ठीक है, इसको ऑटोनॉमी दी जाए, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रूल करें, ठीक है। तो इसको डिनाई कर दिया गया। श्रीलंकन तमिल की 3 मांगे थी। पहला, जो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरा, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी जाए गवर्नमेंट एजुकेशन में, ठीक है। तीसरा, ऑटोनॉमी दी जाए प्रोविंस में उनके जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। अब सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए इन्होंने और डिमांड की एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की, जिसको नाम दिया इन्होंने तमिल इल्म। ये याद कर लेना आप। अब इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग की कि जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे ये हमारा पूरा श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो एरिया था ना जहाँ पे रहते थे ये, तो इसके लिए इन्होंने पूरा अलग ही देश की मांग कर दी, ठीक है, जिसका नाम था तमिल इल्म, कि हमारे कंट्री हो तमिल इल्म, ठीक है। Dispute between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. अब सिविल वॉर में ये कन्वर्ट हो गया। अब धीरे धीरे ये जो वॉयलेंट होने लगा, ठीक है। अब सिविल वॉर का मतलब समझ लो आप। सिविल वॉर, अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, ठीक है। दो कम्युनिटीज के बीच में वॉर, दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कंट्री के अंदर, और ऐसा लगता है कि कोई वॉर चल रही है, ठीक है। तो वही, उसी को सिविल वॉर कहते हैं हम, ठीक है। एज अ रिजल्ट मैनी पीपल फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। दोनों कम्युनिटीज की तरफ से हजारों लोग मारे गए, ठीक है। मैनी पीपल वे आर फोर्स टू लीव देयर कंट्रीज एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड, ठीक है। बहुत, जब वॉर होगी तो बहुत लोगों की जानें भी जाएंगी, बहुत लोगों को फोर्स भी किया गया कि हमारी कंट्रीज को छोड़ दो। यही हुआ। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, and economical life of the countries. It ended in 209, 2009, 2009 में जाके खत्म हुआ ये जो हमारा पूरा सिविल वॉर था श्रीलंका का।
अब श्रीलंका से हमें क्या सीखने को मिलती है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी, उसने जो यहाँ की डाइवर्सिटी थी, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। उसने जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसने अपने जो अधिकार थे, उसने अपने जो उसको जो सही लगा, उसने थोपना स्टार्ट कर दिया जो माइनॉरिटीज़ का गवर्नमेंट थी। मीन्स इसने पावर शेयर नहीं किया, या इसके मन में जो था, उसने वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? इसने पावर शेयरिंग नहीं की अपने गवर्नमेंट और अपने पूरे डाइवर्सिटी के साथ, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं, बेल्जियम का कंडीशन देखते हैं कि बेल्जियम ने इस कंडीशन को देखो, श्रीलंका और बेल्जियम में दोनों में एक ही तरीके का वो था, सब कुछ था। दोनों में लैंग्वेज के बेसिस पे दोनों कंट्रीज में दिक्कत हो रही थी। तो श्रीलंका ने कैसे उसको टैकल किया, वो हमने देख लिया कि श्रीलंका ने कुछ नहीं किया। श्रीलंका ने सिर्फ अपने जो राइट्स थे उसको थोपना स्टार्ट कर दिया। और अब हम देखते हैं कि बेल्जियम ने कैसे इसको सही किया, मतलब बेल्जियम ने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया, ठीक है? अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो, अभी हम करने जा रहे हैं एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि श्रीलंका ने कैसे हैंडल किया वहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी उसको कैसे हैंडल किया, उसने पावर शेयरिंग नहीं की। जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उसने अपने सारे जो उसके रूल्स थे उसने उसने थोपना स्टार्ट कर दिया, फोर्सफुल स्टार्ट कर थोपना स्टार्ट कर दिया माइनॉरिटीज पे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि बेल्जियम ने कैसा रास्ता अपनाया है। जैसा कि हमने दोनों में देखा है कि दोनों कंट्रीज में लैंग्वेज के बेसिस पे दो दो कम्युनिटीज थी। एक बेल्जियम में जैसे एक फ्रेंच कम्युनिटीज थी और एक डच थी। श्रीलंका में दो कम्युनिटीज थी, एक सिंगली थी और एक तमिल थी तमिल थी। तो अब श्रीलंका का तो हमने देख लिया कि जो सिंगली गवर्नमेंट बनी, उसने अपने सारे जो उसके रूल्स थे उसने स्टार्ट कर दिए थोपने तमिल पे, जिसकी वजह से तमिल वालों ने वो स्टार्ट कर दिया सिविल वॉर इनकी विरुद्ध, और जिसकी वजह से बहुत सारे जाने गई और कुछ लोगों को फोर्सफुली कंट्री भी छोड़ने को पे मजबूर किया गया। तो अब देखो, हमने श्रीलंका का देख लिया कि यहाँ पे इन लोगों ने ठीक से उस कंडीशन को हैंडल नहीं किया था। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा बेल्जियम था उसने कैसे हैंडल किया था, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम ही थी। तो देखो, बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उसने पहले ही जो वहाँ पे डिफरेंसेस थे और कल्चरल डाइवर्सिटी थी ना, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसकी वजह से उसने 1970 से 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया कि सब लोग साथ में रह सकें, ठीक है? लिव टुगेदर विद इन द कंट्री। अब उनके लीडर को पहले समझ में आ गया था कि अगर हमें साथ में सबको रहना है, तो हमें कल्चरल डाइवर्सिटी और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना होगा, जिसकी वजह से उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब इनका जो था ना, जो इनका जो तरीका था, उसको हम बोलते हैं बेल्जियम मॉडल, ठीक है? अब बेल्जियम मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस होते हैं। इन्होंने जो तरीका अपनाया था उस कंडीशन को टैकल करने का, उसको हम बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। अब बेल्जियम मॉडल में क्या था, बोथ द कम्युनिटीज शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों जो कम्युनिटीज थी, जो डच और फ्रेंच, उनको इक्वल पार्टनरशिप या फिर जो भी मिला उसको इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टनरशिप दी गई, ठीक है? नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन अनलिटरली। मीन्स जो जब दोनों कम्युनिटीज को इक्वल हमने पार्टिसिपेशन दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि जो एक कोई कम्युनिटी है वो अपना डिसीजन अकेले ले सके, ठीक है? Power is decentralized from central government to state government. The state the state government are not subordinate to central government. जो पावर था वो डिसेंट्रलाइज था, मीन्स सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं था, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास भी था, ठीक है? और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट थी, ठीक है? समझ में आई? पहला जो कमिटी वो था, पहला जो बेल्जियम मॉडल का पहला जो टॉप पॉइंट है वो है कि इक्वल पार्टिसिपेशन मिली दोनों कमिटीज को, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा, जो पावर जो था वो डिसेंट्रलाइज किया गया,
स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दी गई और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री रखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री, दोनों को एक दूसरे से फ्री रखा गया। दो टॉपिक। तीसरे को ब्रसल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ कमिटी। जो ब्रसल्स थी, जो इसका बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें अलग गवर्नमेंट बनाई गई इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ दोनों कम्युनिटीज की, ठीक है। पूरी कंट्री में अलग गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है, ब्रसल्स में अलग गवर्नमेंट चलेगी। समझ में आई बात? Apart from central and state government, there is a third kind of government called community government. अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ एक थर्ड टाइप काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी इन्होंने बनाया बेल्जियम मॉडल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब इस गवर्नमेंट के पास पावर थे कल्चरल रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड। मीन्स अगर कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है डच की, ठीक है, मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच वालों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट उनकी होगी ना, उनके वो कल्चर से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड और उनके लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels chosen as a headquarter। जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया तो ब्रसल्स को ऐसा हेडक्वार्टर चूज किया गया यूरोपियन यूनियन का। अब ऐसा क्यों किया गया आप बताओगे मुझे, ठीक है। बेल्जियम बेल्जियम का हमने सब कुछ देख लिया। बेल्जियम के चार मॉडल, बेल्जियम मॉडल के जो चार पॉइंट्स थे वो हमने देखे, ठीक है। पहला, इक्वल पार्टिसिपेशन दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। दूसरा, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया सेंटर से स्टेट में, और स्टेट को फ्री रखा गया सेंटर से, ठीक है। ब्रसल्स में अलग गवर्नमेंट बनाई गई इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ। और चौथा, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो उस कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को देखेगी, ठीक है। अब आप ये बताओगे, ये एक फैक्ट है, इसको आप याद कर लो, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स का क्यों चूज किया गया, आप ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम। अब आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपका वो आता है, एक टॉपिक आता है जिसमें वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मीन्स पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है और ये अच्छी क्यों मानी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको। टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, दो रीजन दिए जाते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी होती है, ठीक है। पहला जो रीजन दिया जाता है वो दिया जाता है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसा कि हमने देखा बेल्जियम के केस में, बेल्जियम ने जो पावर थी उसको दोनों कम्युनिटीज में इक्वली डिवाइड किया, तो क्या हुआ, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और वहीं श्रीलंका ने जो था, श्रीलंका जो था उसने एक ही जो कम्युनिटी थी, सिंगली कम्युनिटी, उसको ही बस पावर दे के रखी, तमिल को नहीं दिया, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। मीन्स पॉलिटिकल जो पावर होती है वो मतलब एक तरीके की नहीं रहती। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब पावर शेयरिंग हुई होगी तो क्या होगा, पावर शेयरिंग जब होगी तो गवर्नमेंट अच्छे से रन करेगी, लोगों के हित में लोगों की जो जरूरत नीड्स हैं उसको फुलफिल करेगी, ठीक है। दूसरा जो रीजन हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं, डीपर रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, पूरे डाइवर्सिटी का, पूरे लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कोई अगर हिंदू है तो उसका भी उतना ही पार्टिसिपेशन होगा जितना कि एक मुसलमान है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में यही होता है ना कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिले, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है पावर शेयरिंग। समझ में आई बात? देखो, पावर शेयरिंग को जो हम, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हम पावर शेयरिंग को ना डेमोक्रेसी की आत्मा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का जो मेन मतलब यही है कि लोगों का वो भागीदारी, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। पावर शेयरिंग भी तो यही करता है कि लोगों की जब भागीदारी होती है सबको इक्वल पावर देता है। तो इसीलिए हम पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का स्पिरिट कहते हैं, यानी आत्मा कहते हैं, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। The people have a right to be consult on how they are to be governed। लोगों के पास अधिकार होता है ये गवर्नमेंट को बताने का कि हमें कैसे गवर्न करना है,
ठीक है? जैसे अगर मैं हूँ, मान लो मैं एक इंसान हूँ, एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ हमारी कंट्री का, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं गवर्नमेंट को बताऊँ कि मुझे कैसे रूल करो। मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं सब गवर्नमेंट को बताने के लिए मेरे पास राइट है सब कुछ। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in their system. देखो, एक लेजिटमेट गवर्नमेंट, एक लेजिटमेट गवर्नमेंट जो होती है, यानी एक जो अच्छी गवर्नमेंट होती है, वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जो सिटीजन वहाँ के हैं, वो कुछ उसमें स्टेक एक्वायर करे। जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक सिटीजन हूँ हमारी कंट्रीज का, मैंने वोट दिया गवर्नमेंट को, मैंने वोट दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। तो क्या हुआ, मेरी वोट की वजह से इस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। तो मेरा स्टेक कुछ हुआ कि नहीं, मेरी कुछ हिस्सेदारी हुई वहां पे, मेरी इस गवर्नमेंट में भी हिस्सेदारी है, क्योंकि मैंने वोट देके इसे जिताया है, तो मेरी हिस्सेदारी हुई। ठीक है, तो यही एक अच्छे गवर्नमेंट की निशानी होती है। ठीक है, देखो अब जैसे ये हुआ, जैसे हमने पहला रीजन पढ़ा कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ये कैसे करती है, पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे रिड्यूस होती है, तो उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे हम पहला रीजन हम देखें कि पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम कैसे होती है, तो उसका जो रीज़न होता है वो होता है प्रूडेंशियल। ठीक है, रीज़न जो है उसका है वो प्रूडेंशियल। अब प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रोड्यूस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, prudential decision are usually construct with decision based purely on moral consideration means प्रूडेंशियल में क्या होता है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत केयरफुली प्लानिंग के साथ, बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशन के साथ लेते हैं, पूरा सब कुछ सोच के कि हमें नुकसान क्या हो सकता है, हमें गेन क्या हो सकता है, ये सब कुछ सोच के जब हम डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल। ठीक है, अब देखो, जब हम बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट का जो होता है ना, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट का वो होगा, खतरा होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेंगे हमारी गवर्नमेंट में, बहुत ही सोच समझ के लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा कंडीशन था कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, उसका यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, द सेकंड सेट ऑफ रीजन वाज मोरल, इट emphasize द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। ठीक है, अब पावर शेयरिंग बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, ये सेकंड में बताया गया है। ठीक है, चलो अब हम थर्ड देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मींस हम पावर शेयरिंग कैसे कैसे करते हैं। एक मिनट, चलो देखो यहाँ पे आ गया, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अर्लियर इट was believed that all power of government reside in one person or a group of person located at one place। पहले ये माना जाता था कि जो पावर है ना, वो गवर्नमेंट की पावर है, वो किसी एक इंसान में रह होती है, या फिर एक लोगों के समूह में होती है। जैसे कि हमने मोनार्कीज में देखा है, मोनार्की का मतलब जहाँ पे राजा शासन करता है, तो जहाँ पे राजा शासन करता है, सारी पावर किसके पास होती है, राजा के पास होती है। तो अर्लियर ये बिलीव किया जाता था, पहले ये बिलीव होता था कि जो सारी पावर है वो एक इंसान के पास होती है। फिर इट वॉज फेल्ट दैट शेयरिंग पावर वुड लीड टू डिले इन डिसीजन। सही बात है, ये एक थोड़ा-सा पावर शेयरिंग के अगेंस्ट है ये। जैसे देखो, यहाँ पे एक इंसान, इसके पास सारी पावर है, तो अगर कोई डिसीज़न लेना होगा तो ये तुरंत ले लेगा। मतलब पावर शेयरिंग में मीन्स डिसीज़न तुरंत क्विक होगा डिसीज़न, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आओ, एक पावर शेयरिंग में देखिए कि ये 3-4 लोग हैं, 3-4 अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इन चारों लोगों की डिमांड अलग-अलग है। अब इनके पास कोई आया डिसीज़न लेने के लिए, तो ये क्या करेंगे, पहले ये इन कंसल्ट क पहले कंसल्टेशन होगी, फिर कोई मान लो ये इस पॉइंट पे एग्री नहीं है, तो इनको ये तीनों लोग मिलके एग्री करेंगे। तो ऐसे-ऐसे क्या होता है कि पावर शेयरिंग में ना डिसीज़न डिले होता है, ठीक है? डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है वो डिले होती जाती है, ठीक है? बट विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी नोशन हैव बीन चेंज्ड। ठीक है, जब डेमोक्रेसी का वो हुआ, डेमोक्रेसी जब बढ़ने लगी, तो ये जो नोशन था ना, ये जो विचारधारा थी वो चेंज होने लगी। In democracy, people rule themselves through institution of self-government. Everyone has voice in the shaping of public policies. Therefore, it
follow that it is a democracy political power should be distributed among as many citizen as possible। ठीक है। इसका मतलब यही था कि पावर शेयरिंग में जितना एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पावर जितने लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट की जाए उतना अच्छा होता है। ठीक है। और देखो अब हम थोड़े तो चार टाइप के होते हैं, हम कैसे कैसे पावर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चार फॉर्म्स हम देखने वाले हैं, चार तरीके जिससे हम पावर शेयर करते हैं, चार तरीके। ठीक है। पहला दो तरीका है पावर शेयरिंग एमोंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट अंग हैं उनमें हम पावर शेयर करते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिश एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है यानी हमारी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है ग्राउंड पे मीन्स हमारी गवर्नमेंट, और जुडिशरी जो अगर कोई लॉ ब्रेक हो रहा है तो उस पर वो अधिकार है, उस पर सजा सुनाती है। इन तीनों के बीच में हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दिस फॉर्म ऑफ शेयरिंग पावर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस तरीके की पावर शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। of power because it allows different organ of different government place at same level to exercise different power। ठीक है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, क्योंकि हमने ना जो भी गवर्नमेंट के जो तीन डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गया ये, और एग्जीक्यूटिव हो गया, और ये जुडिशरी हो गया, तो इनको ना एक तीनों एक सेम लेवल पे होते हैं, और हम तीनों ने हमने जो काम किया इस पावर शेयरिंग में, इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट काम दे दिया और इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट पावर दे दी। ठीक है। डिफरेंट पावर इन तीनों को मिल गई। नाइदर ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर। अब ऐसा हमने नहीं दिया कि ये जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी से बड़ा है या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बड़ा है। सबके पास अलग अलग पावर थी। और इस ये जो अरेंजमेंट है, ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है। चेक एंड बैलेंस, क्योंकि जैसे अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो जुडिशरी उस पर चेक एंड बैट कर सकता है। ठीक है। अगर जुडिशरी में कुछ गड़बड़ी है तो हमारा लेजिस्लेचर चेक एंड मेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ने कुछ एग्जीक्यूट गलत कर दिया तो जुडिशरी चेक एंड मेट कर सकता है। तो सबके पास चेक एंड मेट का अधिकार है। अगर कोई भी गलत डिसीजन ले रहा है तो दूसरे के पास ये राइट है कि उसको कम कर दो, मतलब उसको चेक एंड मेट कर दो। ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारा दूसरा टाइप का पावर शेयरिंग मेथड है। दूसरा टाइप का पावर शेयरिंग मेथड है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत। पहले हम देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरे में हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से पंचायत या फिर म्यूनसिपालिटीज में जाती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। और इसी को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। ठीक है। वर्टिकल डिवीजन और फेडरल डिवीजन सेम ही है। ठीक है। उसमें हमने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला था। इसमें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं और फेडरल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरा तरीके का जो हमारा वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। मीन्स हम पावर शेयरिंग ना डिफरेंट रिलीजन्स के ग्रुप में वो कर सकते हैं और लिंग्विस्टिक ग्रुप में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो हमारा जो जो बेल्जियम मॉडल में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ठीक है। दिस अरेंजमेंट हेल्प सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अब हम एक कोई कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो उस जो गवर्नमेंट बनी उसमें सोशली वीकर सेक्शन और जो वुमेन होगी उनकी भी पार्टिसिपेशन होगी, राइट। तो इन दोनों की जो पार्टिसिपेशन होती है वो इनको हेल्प करती है अपनी जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए। ठीक है। अब इनकी जो आवाज़ होगी सोशली वीकर सेक्शन की और जो वुमेन्स की, इनकी आवाज़ भी उठाई जाएगी और इनकी आवाज़ भी ऊपर तक जाएगी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज फील इग्नोरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इस तरह के अरेंजमेंट यानी इस तरह की पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है कि जो ऐसे डिवीजन है, जो सोशल ग्रुप्स हैं जो अपने आप को इग्नोर फील करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही,
तो हम कम्युनिटी ग्रुप बना के इन सब को हमारे गवर्नमेंट में मिला लेते हैं कि आप भी गवर्नमेंट का ही पार्ट हो, ठीक है? अब जो हमारा सबसे लास्ट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे लास्ट पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है, वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट के थ्रू। अब प्रेशर ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? जो प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट पे, ठीक है? जैसे इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज वेरियस अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें बहुत सारे लोग उठते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है? तो उसमें से हमारे पास ये राइट होता है कि हम किस कंडेंटर को चुनते हैं, ठीक है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। अब पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज शेयर करती हैं। वेयर टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब जैसे कि आज आप देखो तो इंडिया एक वो बना हुआ है जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी अलायंस बना हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है? इफ देयर अलायंस इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। अब मान लो जैसे आज इंडिया गवर्नमेंट जीत गई, इंडिया गवर्नमेंट जो इंडिया अलायंस बना हुआ है बहुत सारी पार्टीज का, वो अगर इंडिया जीत जाती है तो वो क्या बनाएगी? कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। मीन्स सबका मिली जुली सरकार बनाएगी, उसके बाद पावर शेयर करेगी ये, ठीक है? ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज वर्कर, they also will have a share in government power either through participation in government committees और bringing influence on decision making power। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेशन लेते हैं? ये तो जो कोई गवर्नमेंट कमेटी बना रही है उसमें उनकी भागीदारी होती है, या फिर जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पैसों की वजह से, ठीक है? तो ये हमने 4 तरीके के जो पावर शेयरिंग फॉर्म्स हैं वो हमने देख लिए, और हमने बेल्जियम मॉडल देख लिया, हमने जो श्रीलंका का था वो भी हमने देख लिया। हमने इतना सब कुछ आज देख लिया, ठीक है? आपका चैप्टर 1 इतना ही था, आज का चैप्टर 1 खत्म हो चुका है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे। इस लेक्चर का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक पे जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? आने वाले सारे नोट्स हम वहीं पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? फिर जब आपके बोर्ड्स आएँगे आपके लिए पीवाईक्यूज़, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो क्या बोलते हैं वो, जो वन शॉट रिवीजन आता है 10-10 मिनट में सारे चैप्टर खत्म, ठीक है? तो वो सब कुछ हम ले आने वाले हैं आपके लिए। और तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।